हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम 11 करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 5 ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बॉले। तो अकॉर्डिंग टू दिस अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑक्युपाइंग सिंगल पार्टिकल स्टेट्स एंड ओबेइंग बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स इज इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द हीट बाथ एट टेम्परेचर T। द पॉपुलेशंस आर 3.1% फॉर पॉपुलेशंस प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनली होते हैं, मतलब सेम ही होता है। तो द पॉपुलेशंस आर 3.1% फॉर 0.0281 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.5% फॉर दिस एनर्जी, इस एनर्जी की ये पॉपुलेशन है या प्रोबेबिलिटी है, और 63% है फॉर दिस एनर्जी। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन हमें गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी वी नो दैट the probability of occupying or population of a certain state is given by pi equals e to the power minus ei over kt divided by the z function। ठीक है, z फंक्शन हम फाइंड आउट कर लेंगे या फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको फाइंड आउट करने की, हम रेशियो ले लेंगे। तो ये है, ठीक है। सो फॉर लोएस्ट एनर्जी स्टेट ये वाली बनती है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। ये लिखें ना लिखें अपनी मर्ज़ी है, लोएस्ट उसको लिखें ना लिखें, सबके लिए हम ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो इसकी हम P1 इसकी रिप्रेजेंट कर देते हैं और e टू द पावर माइनस E1 बाई KT हो जाएगा बाई z। सिस्टम सेम है तो z तो इनका सेम ही रहेगा। और इसी तरह फॉर एनर्जी जो नेक्स्ट इसके बाद आ रही है वो 0.0109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसे P2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो वो इस तरह का हो जाएगा, सब्सक्रिप्ट बस चेंज होते जाएंगे। थर्ड जो एनर्जी है उसके लिए अगर हम देखें 0.0195 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो P3 इसका हो जाएगा बाई KT बाई z। और इसी तरह जो ये कितने लेवल हैं, 4 लेवल्स है ना, तो फॉर लास्ट लेवल जो कोई 0.0281 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके लिए हम P4 e टू द पावर माइनस E4 बाई KT बाई z कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ये मैंने 4 जो स्टेट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग, चारों जो स्टेट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ का फॉर्मूला लिख दिया है, जिसमें मैंने T तो सब में सेम ही T लिखा है, मतलब यहाँ से हम ये शो कर रहे हैं कि सेम टेम्परेचर है। लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा कि जो ये वाला फॉर्मूला है ये हमें इस सिस्टम का टेम्परेचर तब ही देगा अगर P1 डिवाइडेड बाई P2 करने पे जो टेम्परेचर आएगा, P1 डिवाइडेड बाई P3 करने पे जो आएगा, P1 डिवाइडेड बाई P4 करने पे आएगा, इन तीनों को डिवाइड करने पे अगर सेम टेम्परेचर की ही वैल्यू मिलती है तो इट मीन्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में, एंड हेंस वही टेम्परेचर जो है सिस्टम का टेम्परेचर होगा। तो अगर ये टेम्परेचर डिफर कर जाता है बहुत ज़्यादा, लाइक अगर यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करने पे 250 केल्विन आ रहा है, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करने पे इन दोनों को 200 केल्विन आ रहा है, इन दोनों को करने में वैसे एक ही डिफर अगर इतना ज़्यादा कर गया है तो इट मीन सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, और ये जो आपके पास टेम्परेचर आया है ये सिस्टम का टेम्परेचर नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे इसलिए हमें चेकिंग करनी होगी, हमें P1 डिवाइडेड बाय P2 भी करना होगा, P1 डिवाइडेड बाय P3 भी करना होगा, P1 डिवाइडेड बाय P4 भी करना होगा। टेम्परेचर अगर तीनों का सेम ही आता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफर कर जाता है, दैट डजंट मैटर, मतलब एक यूनिट अगर चेंज हो जाए, एक का 250 है दूसरे का 251 है दूसरे का 250.5 है, तो दैट डिफरेंस इज़ नॉट दैट मच कि हम उसे कहें कि लाइक इक्विलिब्रियम नहीं, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम ही ले लेते हैं। तो ये हमें फिर तीनों के लिए करना होगा, इसलिए मैंने सबके लिए टेम्परेचर को लिखा है। तो सबसे पहले हम P1 डिवाइड बाई P2 करते हैं, एक्सप्रेशन में निकालती हूँ, तो जो जनरल आएगी बाद में हम बस सब्सक्रिप्ट को चेंज कर देंगे और इन दोनों के लिए भी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे P1 डिवाइडेड बाई P2 करने जा रही हूँ, तो P1 में E1 बाय KT नीचे z था डिवाइडेड बाय P2 जो कि है माइनस E2 बाय KT डिवाइडेड बाय z। तो E1 डिवाइडेड बाय KT डिवाइडेड बाय z, तो ये जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे, z कैंसिल हो गया, तो ये बच गया E1 बाय KT डिवाइडेड बाय E2 बाय KT, ठीक हो गया। तो इनको ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ऐसे ही मर्ज़ी है, रीज़न हर बात की होनी ज़रूरी नहीं होती। हम ये 1 ओवर KT को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा माइनस E1 प्लस E2। पावर्स में बेसिस को मैंने सेम किया तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैंने लगे हाथ 1 ओवर KT को बाहर कॉमन ले लिया, तो e टू द पावर E2 माइनस E1 बाई KT है ये, और यहाँ पे है P1 डिवाइडेड बाई P2। हमें चाहिए टेम्परेचर जो है इसकी पावर में, तो नेचुरल लॉग दोनों तरफ लेंगे, तो नेचुरल लॉग इसको पावर को शुरू में ले आता होता है ना, इसलिए हम नेचुरल लॉग ले रहे हैं ताकि
पावर शुरू में आ जाए, तो ये फिर पावर जब शुरू में आएगी तो ये E2 माइनस E1 डिवाइड बाई KT शुरू में आ गया, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ E बच गया, नेचुरल लॉग ऑफ E होता है 1, तो वो एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P2 था, और इधर है E2 माइनस E1 बाई KT, वो नेचुरल लॉग ऑफ E होता है 1, T इधर ले आते हैं, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई K नेचुरल लॉग ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P2, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो गया, T उधर चला गया, तो ये हमारे पास टेम्परेचर का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या बनता है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि E2 हमारे पास था, हमने जो लट किया था 0.0109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया था, E1 जो है 0.0023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया था, K जो है वो 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जाउल होता है, और P1 जो है पॉपुलेशन है फर्स्ट की जो कि गिवन थी 63%, जिसे आप ज़रा कन्वर्ट करें प्रोबेबिलिटी टर्म्स में तो ये 0.63 बनेगा, ठीक है। और P2 जो है हमारे पास बनता है 23% था, वो 0.23 बन जाएगा। 23 को डिवाइड कर दें 100 से तो आपके प्रोबेबिलिटी की टर्म में ये आंसर आ जाएंगे। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में भी कन्वर्ट करते हैं। E2 माइनस E1 को यहाँ पे ही कर देते हैं ताकि वहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाए। तो 0.0109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.0023, और ये बाहर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन ले लेते हैं, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये डिफरेंस आया 8.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 8.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। इसे जॉल में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए हम मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 1.602 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 से, तो ये जॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आया है 1.377 मल्टीप्लाई 10 पावर -21 जॉल। तो ये E2 माइनस E1 हमने जॉल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम पुट कर इसे नेम कर देते हैं इक्वेशन 1 का। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, तो ये टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। E2 माइनस E1 हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, ये हो गया, ठीक है। K है 1.38 मल्टीप्लाई 10 पावर -23, और फिर है नेचुरल लॉग ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P2। P1 है 0.63, P2 है 0.23, ठीक है। इसको एवेल्युएट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये आया है 99, इसका आंसर आया है T इज़ इक्वल्स टू 99.077 केल्विन, ठीक है। तो ये इसका टेम्परेचर आया है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये अगर मैंने एक के लिए किया है तो ये चीज़, ये वाला रिलेशन दूसरों के लिए भी ऐसा ही होगा, मींस हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, और यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटीज़ उसकी करस्पॉन्डिंग। लेट्स से यहाँ पे मैं E3 कर दूँ तो यहाँ P2 की जगह P3 हो जाएगा, तो आपके लिए एक और टेम्परेचर आ जाएगा, वो भी आप एवेल्युएट कर सकते हैं। और डिफरेंट टेम्परेचर एवेल्युएट करेंगे, वो ऑलमोस्ट इससे के करीब 3 होंगे। तो मैं एक और टेम्परेचर कर देती हूँ, ठीक है। एक और जो मतलब E3 वाला उसके लिए कर देते हैं, ठीक है। वो जो जहाँ पे 2 था उससे 3 कर दिया सिंपली, तो बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा क्योंकि सबकी नौयत सेम है। तो इसी तरह यहाँ पे E4 करते हुए आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं और देखेंगे कि सेम ही आएगा टेम्परेचर। और अगर तीनों का सेम टेम्परेचर आ रहा है, इट मीन्स कि यही टेम्परेचर सिस्टम का भी टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है। तो अगर इक्वल ना आया तो वो फिर सिस्टम का टेम्परेचर नहीं होगा, वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको एक डेफिनेट टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर सकते उस चीज़ को, अगर वो एक स्टेबल स्टेट में नहीं है कि जिस चीज़ का कंटिन्यूसली टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आप उसको इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर तो दे सकते हैं लेकिन एक फ़िक्स वैल्यू नहीं दे सकते। तो वो एक वेरिएशनल वैल्यू होगी ना, अगर कोई चीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम में एक स्टेबल स्टेट जिसमें उसकी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ की एक फ़िक्स्ड वैल्यू हो, ठीक है। टेम्परेचर की भी एक फ़िक्स वैल्यू हो, तो तब ये होती है जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो, वरना तो आप उसे टेम्परेचर असाइन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप अगेन वही करेंगे, E3 माइनस E1। E3 जो था दैट वाज ये वाला 0.0195, ठीक है। 0.0195 माइनस E1 जो मैंने डिफाइन किया था 0.002
3 था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहीं पे 1.602 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ -19 ताकि वो जॉल में हो जाए, तो यहाँ पे 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ P1 था इसमें क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, आप अगर 63 डिवाइडेड बाय P3 के करस्पॉन्डिंग 8.5% थी, ये भी कर देना तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि अलग से इनको डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो ये 0.085 हो जाएगा, और ये ठीक है। तो मर्ज़ी है आपकी, आप इस तरह से पुटिंग करें वैसे करें। तो ये आप देख सकते हैं कि 99.68 इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आया है, 99.68 केल्विन आया है, 99 के करीब 3 ही है, तो मींस कि ये ऑलमोस्ट सेम हुआ। अब एक और जो रह गया ना E4 और P4 वो भी आपने करना है, और वो करने के बाद पूरा वेरिफिकेशन करनी है कि सेम टेम्परेचर आता है या नहीं। तो किसी एक को रेफरेंस ले लेना। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेवल को, ये जो था लोएस्ट, उसको रेफरेंस ले लिया और सबकी इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो निकाली, सबकी इसके साथ रेशियो निकाली। तो ये भी अगर हो जाता है ना तो ये भी ठीक है। तो ये सबके साथ निकाली और अगर सेम आई तो वही टेम्परेचर उस सिस्टम का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये दूसरा भी आप जो निकालेंगे वो 99.4 केल्विन ही आएगा, जो 4 के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो हेंस जो T = 99, इनका एवरेज ले लें तो 99.5 केल्विन मुझे लगता है कि ऑन एवरेज बनता होगा। तो आपने एवरेज निकाल लेना है, तीनों का सम निकालना है और डिवाइड बाय 3 कर देना है जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हों उनसे। तो आपके पास जो एवरेज टेम्परेचर आएगा वही सिस्टम का टेम्परेचर आप कह देंगे कि वो आंसर हो गया, ठीक है।